दोस्तों, आज से करीब हजारों साल पहले ब्रिटेन नाम का एक देश हुआ करता था और यही ब्रिटेन चारों ओर समुद्रों से घिरा हुआ था। यहाँ की जलवायु बड़ी ठंडी हुआ करती थी और लोग बहुत ही साधारण थे। हर तरफ पानी ही पानी था, मगर पानी से गुजारा करना भी तो बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन इस ठंडी जलवायु ने यहाँ के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था और इस तरह यहाँ बड़ी संख्या में जहाजों का निर्माण किया गया। अब ये लोग इधर उधर जाकर अपना गुजारा करने लगे थे। अब इन समुद्रों ने इन लोगों को सिखा दिया था कि मुसीबतें तो आती ही रहेगी, लेकिन जुनून के आगे मुसीबतें भी बौनी साबित हो रही थी। जहाज का आविष्कार एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इन लोगों का सामना अब दूसरे व्यापारियों से होने लगा। शुरुआत में तो ये लोग छोटे मुनाफे तक ही सीमित रहे थे, लेकिन दूसरे लोगों के संपर्क में आने पर इनके विचारों में काफी परिवर्तन आया। इस दौर में बहुत सारे व्यापारी नए मार्गों की खोज में निकल पड़े थे। स्पेन और पुर्तगाल ये देश भी नई जगहों की तलाश में थे और एक ऐसा ही वाकया घटित हुआ था 1492 में। स्पेन का एक नाविक था कोलंबस। कोलंबस ने भारत के बारे में बहुत सुन रखा था। कोलंबस भारत के रास्ते की तलाश में ही था ताकि व्यापार के लिए नए मार्ग की खोज की जाए। मगर कोलंबस जिस जगह पहुंचा था वह जगह थी अमेरिका। इस तरह कोलंबस को भारत की जगह अमेरिका नामक नई दुनिया से सामना करना पड़ा था। थोड़े समय बाद पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करने में भी सफल रहा था। इस तरह अब महाद्वीपों के बीच लोग चहल पहल करने लग गए थे। ब्रिटेन अब इन मार्गों से काफी मुनाफा कमाने लगा था। इस मुनाफे की मोटी कमाई से एक नई परिवर्तन को अंजाम दिया था। वास्तव में यह परिवर्तन था औद्योगिक क्रांति। असल में यह एक तकनीक थी जिसके सहारे अंग्रेजों ने नई मशीनों का निर्माण किया था। इस तरह अंग्रेज अब अपने सारे काम मशीनों से करने लग गए थे। अब अंग्रेजों को कच्चे माल की चिंता सताने लगी थी और इस चिंता का हल निकाला था महारानी एलिजाबेथ ने। एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इसी कंपनी को 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार दे दिया था। इस तरह अंग्रेज अब भारत में एंट्री करते हैं। भारत में अंग्रेजों का सामना हुआ था मुगल बादशाहों से और पहली बार 24 अगस्त 1608 को सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों के लिए भारत एक नई जलवायु वाला प्रदेश था। अपने व्यापार के खातिर इन लोगों ने इस जलवायु को भी सह लिया था। करीब 7 साल बाद थॉमस रो नामक एक अंग्रेज भारत आता है। असल में यह थॉमस रो ब्रिटेन का राजदूत था। इन्होंने ही अंग्रेजों का पहला कारखाना सूरत में बनाया था। इस तरह अंग्रेज भारत में मसालों के साथ साथ रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का कारोबार करने लगे थे। असल में अंग्रेज ठंडे प्रदेशों के थे। ठंड से बचाव मसालों से ही संभव था। साथ ही अफीम की लत ने इन लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। इतना मुनाफा देखकर बहुत सारे व्यापारी भारत के ठिकानों की ओर चल पड़े थे। अंग्रेजों का भारत में आना और शाही राजाओं से दोस्ती रखना अब एक आदत सी बन गई थी। धीरे धीरे इन लोगों ने राजाओं से नजदीकियां बढ़ाई ताकि इनके राज को करीब से जाना जा सके। अब उन्हें पता लग गया था कि आखिर भारतीयों की क्या कमजोरी है। अब उन्हें समझ में आ गया था कि भारतीय तो आस्था में जी रहे हैं। इसी धर्म का सहारा लेकर अब अंग्रेज व्यापार की जगह राजनीति के सपने देखने लग गए थे और मुगल बादशाह इन सूट बूट पहने अंग्रेजों को अधिक तवज्जो देने लगे थे। अंग्रेज इन बादशाहों को खुश करने के लिए महंगे महंगे तोहफे दिया करते थे। बस फिर क्या था,
इन मुगल बादशाहों से धीरे धीरे सारी सुविधाएं हथिया ली थी। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को अपना ठिकाना बनाया। बंगाल की वजह थी वहाँ का उपजाऊ प्रदेश, साथ ही बंगाल समुद्री मार्गों से भी जुड़ा हुआ था। अंग्रेज तो वैसे ही समुद्री मार्गों के पक्के खिलाड़ी थे। अब यह समय था 18वीं सदी का। अब अंग्रेजों के साम्राज्य का दायरा भी बढ़ रहा था और इस समय लॉर्ड क्लाइव मद्रास बंदरगाह पर एक बाबू के रूप में आया था। इस समय अंग्रेजों का प्रतिद्वंदी फ्रांस भी अपना भाग्य आजमा रहा था, लेकिन फ्रांसीसी इनके आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाए थे और बहुत जल्द ही फ्रांसीसी लोगों को अंग्रेजों ने भगा दिया था। अब केवल मैदान में अंग्रेज और मुगल ही बचे थे, लेकिन अंग्रेजों की चालों से मुगल बादशाह भी नहीं बच पाए थे। इस तरह मुगल अपने ही देश में पराये हो गए थे। अंग्रेजों ने भारत में 2 ऐसी ही लड़ाइयाँ लड़ी थी जिसने उन्हें शासन का अधिकार दे दिया था। ये लड़ाई थी प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अब अंग्रेजों की टक्कर में यहाँ कोई नहीं था। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपने नियम चलाने शुरू कर दिए थे। इस तरह अब अंग्रेज अपनी इच्छा अनुसार भारतीय किसानों का शोषण करने लगे और उन्हें वही उपजाने के लिए कहा जाता था जिन्हें अंग्रेजी कारखानों को जरूरत होती थी। इस तरह कच्चे माल का प्रवाह ब्रिटेन की ओर चल पड़ा था और फिर वही माल भारत में आकर बिकने लगा। इस तरह भारत के हालात धीरे धीरे खराब होने लग गए थे। अब राजा महाराजा भी इन्हीं के चंगुल में फंसकर रह गए थे। भारत गुलामी की बेड़ियों में पूरी तरह जकड़ चुका था। अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण शोषण से जनता दिनों दिन गरीब हो रही थी। इन्हीं अत्याचारों के विरोध में एक क्रांतिकारी युग का आगमन होता है। क्रांतिकारी भी साधारण लोग ही थे जिन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे देशभक्ति की लहर पूरे भारत में फैलने लगी, मगर हर बार अंग्रेजों ने उन्हें जख्म ही दिए थे। समय बीतता गया और नए नए अंग्रेजी हुकूमत ने देश को हर तरह से लूटा ही लूटा। किसी ने रेल को चलाया तो किसी ने टेलीफोन सेवा शुरू की, मगर इन सब की वजह थी अंग्रेजी सेना को मजबूती देना। लेकिन अन्याय तो अन्याय ही था। अंग्रेजी हुकूमत को उस समय बड़ा तगड़ा झटका लगा जब 1857 का दौर चल रहा था। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब अंग्रेज भी समझ गए थे कि बिना भारतीयों के सहयोग से अधिक समय तक टिका नहीं जा सकता। इस बढ़ते अविश्वास को तो हथियारों के सहारे दबा दिया था, मगर विचारों को कैसे मारोगे, यह समझने में अंग्रेजों को काफी समय लग गया था। तब तक दुनिया की बहुत सी ताकतें भारत पर नजर गड़ाए खड़ी थी। दूसरी ताकतों के डर से ही अंग्रेजों ने सहयोगात्मक रवैया अपनाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे भारतीयों की बातों को भी तवज्जो देने लग गए थे। ब्रिटेन में भी सरकारें बदला करती थी और यह समय था 1945 का। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और इनके प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। प्रधानमंत्री एटली ने भी कहा कि भारत को आजाद होने का अधिकार है। इस तरह अब अंग्रेज भी ये मानने लगे थे कि भारत को भी आजाद होना चाहिए। हमारा भारत कई सालों से अंग्रेजों की गुलामी करता आया था, तो इतना आसान भी नहीं था कि तुरंत आजाद हो जाए। इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना अब इतना आसान भी नहीं था। तभी भारतीय लोगों ने अपने देश के संविधान बनाने पर जोर दिया था। इसी संविधान के दायरे में रहकर अंग्रेजों ने भारतीयों को हमेशा के लिए भारत सौंप दिया था। दूसरी ओर मुस्लिम वर्ग भी जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। तभी 14 अगस्त 1947 की रात्रि में पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और गवर्नर माउंटबेटन ने भारत से अलग एक मुल्क पाकिस्तान को उन्हें सौंप दिया था। इस तरह 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, मगर एक बंटवारे के साथ। धीरे धीरे सभी रजवाड़ों को राजी किया था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पटेल के योगदान से ही एक अखंड भारत का निर्माण हुआ था जो आज भी बरकरार है। तो ऐसी थी हमारी आज़ादी की कहानी। कृपया यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें